हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट की है, एनसीईआरटी की जो बुक आपकी स्टार्ट की है दिसंबर पेपर के लिए, ठीक है, दिसंबर 2024 के पेपर के लिए। जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस सब्जेक्ट है पेपर 2 के लिए, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखिए जितने भी नोट्स मैंने यहाँ पर आपके प्रिपेयर किए हैं वो सारे वन लीनियर फॉर्म में हैं। वही क्वेश्चंस वही पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो आपकी क्लास मैंने स्टार्ट की है ये क्लास 6 है। 6 क्लास के 10 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो देखिए इससे पहले की क्लासेस अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो ये पीपीटी है इस क्लास की ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए जो समुद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो जो इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर खुदे अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। जो समुद्रगुप्त की रचना है वो किसने लिखी है? तो उनके दरबार में रहने वाले कवि और मंत्री थे जिनका नाम था हरिशेन। तो हरिशेन द्वारा लिखी गई इनकी रचना समुद्रगुप्त है। इसके बाद देखिए जो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। तो देखिए जो अभिलेख मिला है इनका इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ, उसको क्या बोला गया? तो उसको प्रशस्ति बोला गया। प्रशस्ति जो है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, तो देखिए जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। जो समुद्रगुप्त रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई। जो अभिलेख मिला है उस अभिलेख को हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। अब देखिए जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो भी देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखिए, प्रशस्ति में कवि ने इसमें राजा की जो युद्ध होते थे, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। मतलब इनकी प्रशस्ति में इनके युद्ध को लेकर वर्णन किया गया है। जो इन्होंने युद्ध जीते हैं उसको उत्कृष्ट कवि के रूप में इनकी भरपूर प्रशंसा की गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वंशावलियाँ। जितनी भी वंशावली थी उनके बारे में देखिए, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में हमें बताती हैं। देखिए समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। देखिए जो समुद्रगुप्त हैं उनकी माता कौन थी? कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी, और इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, और समुद्रगुप्त ने भी यह जो उपाधि थी वो धारण की थी। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इनके दरबार में थे। देखिए जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त में के दरबार में कौन कौन से लोग, मतलब कौन कौन से कवि वहाँ पर रहते थे वो भी उनके अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, तो उनके बारे में उनके अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है कि उनके दरबार में कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट हैं वो उनके दरबार में थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। देखिए इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री स्वेन सांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। देखिए ये चीनी यात्री थे जो कब आए थे, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखिए बात की है इस चीज़ के ऊपर। जो श्वेत सांग थे वो बौद्ध धर्म के चीज़ें में जानने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे दक्षिण भारत में। तो देखिए चीनी यात्री थे, तो ये इनके दरबार में भी जो हर्षवर्धन थे इनके दरबार में भी रहे। ठीक है, जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत क्या होता है? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो विक्रम संवत है उसको जो गुप्त राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसको जोड़ा जाता है। उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण
की थी। देखिए जो विक्रम संवत है वो कब, उसकी स्थापना कब की गई, तो जब इन्होंने क्या किया था, शकों पर विजय प्राप्त की थी, शकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके प्रतीक के रूप में इस संवत की इन्होंने स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कि इन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी प्रशस्तियां हैं वो किसके बारे में बताती हैं, तो देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था और चालुक्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी, ऐहोल थी। तो देखिए जो चालुक्य थे, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, ऐहोल थी, लेकिन जो पल्लव थे उनकी राजधानी क्या थी, वो थी कांचीपुरम। अब देखिए यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो ऐहोल था ये क्या था, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। अब देखिए पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। जो पल्लव और चालुक्य थे ये क्या करते थे, एक दूसरे की सीमाओं को आकर चेक करते थे, उनका अतिक्रमण करते थे। अब देखिए जो नेक्स्ट है, मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। देखिए सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, यहाँ पर प्रसिद्ध जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि जो रवि कीर्ति हैं उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उनको जो यह शासन मिला था वो उनके चाचा के द्वारा उनको यह राज्य मिला था। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामंत। सामंत कौन कहे जाते थे, तो देखिए सामंत कौन कहे जाते थे, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। अब देखिए इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे और इस तरह के व्यक्ति क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। मतलब ये जो राजा थे वो क्या थे, वो सुसंगठित सेना अपने पास रखते थे। हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही इनके होते थे। कुछ सेना नायक भी ये रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, लेकिन ये इनको कोई भी नियमित वेतन नहीं देते थे। क्या करते थे, इनको भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से क्या करते थे, ये कर वसूलते थे और इन्हीं व्यक्ति को, इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा गया, तो सामंत कहा गया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखिए दक्षिण के राज्यों में जो सभाएं थी, सभा क्या है, तो देखिए पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। कौन सा था, तो एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहा गया। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक, देखिए उर नामक ग्राम सभी के होने की बात कही है गई है। मतलब जहाँ पर ये भूस्वामी नहीं होते थे, जो ब्राह्मण भूस्वामी थे ये नहीं होते थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सभा के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नगरम। क्या है, नगरम। देखिए नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। देखिए जो नगरम है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो आपका है कालिदास। देखिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रांक के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए, मतलब प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध जो नाटक था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। जो कालिदास हैं उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा था, तो वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजा की सेना। देखिए राजा की सेना में ज़्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये एक चीज़ थी जो यहाँ पर थोड़ा बताने लायक थी एग्जाम के पर्पस से। देखिए जो राजा की सेना थी इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि राजा की सेना जब निकलती थी तो उनके जो घुड़सवारी होते थे, जो उनके
नायक होते थे वो क्या होते थे, उनके साथ साथ चलते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर हो जाता था, धूल वाला माहौल हो जाता था जब वो सारे के सारे लोग एक साथ राजा की सेना बनकर निकलते थे। तो यहाँ पर बाण भट्ट ने एक चीज़ लिखते हैं, इस जो ये दृश्य होता है, इस दृश्य के ऊपर जो बाण भट्ट हैं उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट था, उसके अलावा जो राजा की सेना है उसमें सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब देखिए जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वो है पैगंबर मोहम्मद। देखिए लगभग 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की इन्होंने शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, जो अल्लाह उनके भगवान है उनको उन्होंने सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, कुरान है। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले जो सिंध है जो आज के पाकिस्तान में है उसको क्या किया था, युद्ध में जीत लिया था। क्या था यहाँ पर, युद्ध में जीत लिया था उसको, ठीक है, युद्ध में जीत लिया था। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए जो पैगंबर मोहम्मद हैं ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम का जो धर्म था उसमें अल्लाह को सर्वोपरि माना गया। और जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है कुरान। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर से बन सकते थे एग्जाम के लिए, वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।